नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 33वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो मैराथन क्लास आप लोगों का फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें हम लोग ना बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, पूरा आप लोगों का हिंदी जो विषय है ना उसमें का जितना भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक में से ना एक दो क्वेश्चन चुन चुन करके लाया हूँ, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो सके, पूरा सब्जेक्ट का आप लोगों का क्या हो सके, उसका आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके। और उसके साथ साथ आप लोगों का मैं रिवीजन भी करा सकूं। तो इसीलिए आप लोगों का ये जो मैराथन क्लास है ना वो लेकर के आऊँ, तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है। और इसके जस्ट बाद ना आप लोगों का ना लगभग शाम को ना आप लोगों को एक और क्लास देखने को मिलेगा हिंदी का। उसमें आप लोगों का समास को पढ़ा दूंगा, और उसके अलावा एक और जो टॉपिक जो छूट गया है ना उसको आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वो दोनों को आप लोगों को उसको भी पढ़ना है, और उसमें आप लोगों को केवल थ्योरी को पढ़ा दूंगा, ठीक है। ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि समास क्या होता है, उसके अलावा विशेषण क्या होता है। इनको भी दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना और समझ जाना, सरल तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग ना मैराथन क्लास फर्स्ट करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। जितना भी आप लोगों के हिंदी में ना जितना भी आप लोगों का टॉपिक दिया है उन सारे टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन लेकर के आऊँ, और आप लोगों को ना ये सारे क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। सरल तरीके से सारी चीज़ों को याद दिलाते हुए चलूँगा, ताकि आप लोग कोई भी चीज़ को भूलो मत और एग्ज़ाम में तो आसानी से बना पाओ। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं और प्रश्न क्रमांक पर ध्यान मत दीजिएगा। अलग अलग प्रश्नों में से टॉपिक में से छांट के लाए हो ना, तो प्रश्न क्रमांक गड़बड़ है, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। अ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए अग्र स्वर, ऑप्शन बी पश्च स्वर, ऑप्शन सी मध्य स्वर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है ये जो अ वर्ण है ना वो कौन से प्रकार के स्वर है, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मध्य स्वर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अ किस प्रकार का स्वर है, तो ये जो अ वर्ण है ना वो किस प्रकार का स्वर है, तो मध्य स्वर है, ये आप लोगों को याद रखना है। और कैसे ये मध्य स्वर है, तो याद करो, जब आप लोगों को मैं ना स्वर और व्यंजन का जो टॉपिक पढ़ा रहा था उस समय आप लोगों को बताया था कि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर तीन प्रकार के स्वर होते हैं। और किसके आधार पर ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं, तो जिह्वा के उच्चारण के आधार पर। क्या? तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर या उच्चारण के आधार पर ना इसको तीन भाग में बांटा है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मतलब जो हमारा जीभ होता है, हमारा टंग होता है ना, तो उसके ना उच्चारण के आधार पर, उसके प्रयोग के आधार पर ना अग्र स्वर होता है जो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, मतलब शुरू से बोलते हैं। मध्य स्वर होता है जो जिह्वा के बीच से बोला जाता है, और पश्च स्वर होता है जब लास्ट से बोला जाता है, ठीक है। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो स्वर है ना उसको तीन भाग में बांटा है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आप लोगों को कैसे याद रखना है ये ट्रिक भी आप लोगों को बताया था, याद करो। अभी भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो आएगा वो अग्र स्वर हो जाएगा, इसको अ लिख देते हैं। दूसरा जो आएगा वो मध्य स्वर आएगा, इसको म लिख देते हैं। और तीसरा जो आएगा वो पश्च स्वर आएगा, इसको प लिख देते हैं। तीनों को याद रखना। अनारा में आप लोग जानते हो ना, तो आपको बताता हूँ अ से लेकर के अहा तक की कैसे आप लोगों को समझना है। रटना मत, रटोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, केवल समझना, जो समझा रहा हूँ उसको समझना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले अनारा में जानते हो ना, तो आ अनार को ऐसे बीच में लिखना, आ आमे को ऐसे लास्ट में लिखना, ये लिख लिए। फिर क्या करना, ई इमली का लिखना, फिर ई ईक का लिख लेना। उसके बाद ये जो है ना इसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, इस तरफ ना उ उल्लू का लिखना और उ ऊन का लिखना। फिर से क्या करना, री ऋषि को छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ए एड़ी का लिख लेना, आ ऐनक का लिख लेना। ये किस में होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आ ऐनक का ये हो गया। उसके बाद क्या करना, ओ ओखली का इस तरफ आ जाएगा और अ औरत का ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ओ ओखली और औरत का ये जो क्या होगा, ये पश्च स्वर में आ जाएगा,
ठीक है, तो इतना ही केवल आप लोगों को लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले देखो, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आ अनार किस में आता है, मतलब किस प्रकार का स्वर है, तो आ अनार जो है वो मध्य स्वर है। देखो केवल आ अनार जो है ना वो बीच में आता है, तो ये कौन सा प्रकार का स्वर है, तो ये मध्य स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लिया ना, बताया ना आप लोगों को। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाता कि ई इमली या ई किस प्रकार का स्वर है, तो वो अग्र स्वर के अंतर्गत आएगा। ए एड़ी का ऐनक का किस प्रकार का स्वर है, तो वो क्या आएगा, अग्र स्वर में ही आ जाएगा। अगर आप लोगों से इसी प्रश्न को पूछ दिया जाता कि ओ ओखली का औरत का वो कौन से स्वर में आएगा, तो वो कहाँ आएगा, तो वो पश्च स्वर में आएगा। अगर पूछा जाए कि आ आमे का किस स्वर में आएगा, तो वो पश्च स्वर में आएगा। और अगर आप लोगों से और डिफिकल्ट प्रश्न पूछा जाए कि ओ उल्लू का और ओ उनका किस प्रकार का स्वर है, तो वो जो होगा वो पश्च स्वर हो जाएगा, तो इसे ले लेना। तो ऐसे ही आप लोगों को समझ करके बनाना है। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तीन आप लोगों को अलग अलग लाइनें बना लेना है इस प्रकार से। सबसे पहला ये अग्र स्वर हो जाएगा, बीच में रहेगा वो मध्य स्वर हो जाएगा, और लास्ट का पश्च स्वर होगा। अनार में जानते हो, तो आ अनार का बीच में लिखना, आ आमे का लिख लेना, फिर ई इमली का लिखना, ई ईक का लिखना है ना, फिर उ उल्लू का लिखना, उ ऊन का लिख लेना, फिर री ऋषि का छोड़ देना, ए एड़ी का लिख लो ऐसे, आ ऐनक के लिख लो ऐसे, फिर ओ ओखली का इस तरफ होगा, और औरत का इस तरफ हो जाएगा। अब बना लिए इस प्रकार के डायग्राम। कोई कठिन लगा क्या आप लोगों को? अगर कोई भी पूछा जाए कि आ अनार का किस ऑप्शन में है, मतलब किस प्रकार का स्वर है, तो मध्य स्वर है, ऑप्शन नंबर सी लोगे। आप लोगों से पूछा जाए ई इमली ई इक या ए एड़ी है ना किस में आएगा, तो वो अग्र स्वर में आएगा। अगर पूछा जाए कि ओ ओखली का औरत का या उसके अलावा ओ उल्लू का ओ उनका किस में आएगा, तो पश्च स्वर में आएगा। बना पाओगे ना? तो रिवीजन करना है, इसी प्रकार से रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और अगर कूट में भी पूछा जाए ना जी कि एक तरफ पूरा आप लोगों को इस प्रकार के वर्ण दे दे और एक तरफ आप लोगों को अग्र स्वर मध्य स्वर पश्च दे दे, तो आराम से बना लोगे, इस प्रकार के डायग्राम याद रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है। और ये आप लोगों का जो क्लास है वो रिवीजन क्लास है, इसीलिए आप लोगों को, ठीक है, सारी चीज़ को रिवाइज कराते हुए चल रहा हूँ। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में पश्च स्वर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब भी जस्ट आप लोगों को बताया ना पहला क्वेश्चन में, तो हिंदी में पूछा है पश्च स्वर कौन सा है, तो बताओ इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्न जो है वो समझा दिया हूँ अच्छे से आप लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, ओ उल्लू ऊ उनका और ओ ओखली का, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को जस्ट अभी समझाया ना कि अग्र स्वर आप लोगों को ऐसे लिखना है, मध्य स्वर ऐसे लिखना है और पश्च स्वर ऐसे, तीन डायग्राम आप लोगों को बना लेना है। उसके बाद अनारा में जानते हो, तो आ अनार ऐसे लिखो, आ आमे का यहाँ लिख लो, फिर ई इमली का पहला में लिखो और ई इक का इसमें लिख लो, फिर ओ उल्लू का लिख लो, फिर ओ ऊन का लिख लो, फिर रे ऋषि का छोड़ दो, फिर ए एड़ी का लिख लो, फिर आ ऐनक का लिख लो ऐसे, फिर ओ ओखली का लिख लो और औरत का लिख लो ऐसे। तो ये आप लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब पूछा क्या है, हिंदी में पश्च स्वर है, तो अग्र स्वर मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर मतलब इसमें जितना भी वर्ण है ना, वो सारे के सारे पश्च स्वर है। तो देखो ओ उल्लू का, ओ उनका और ओ ओखली का, ये तीनों की तीनों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डायरेक्ट मार दो इसका ऑप्शन नंबर डी। कोई टफ लगा क्या आप लोगों को? तो इसी प्रकार से इस डायग्राम को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अगर उसके अलावा इसको पूछा जाता तो आराम से बता देते कि ये अग्र स्वर है, बता देते ना जी हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 67 को ध्यान से पढ़िए। पंचमाक्षर वर्ण है, ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी ग या ऑप्शन डी ड। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पंचमाक्षर वर्ण है, तो पंचमाक्षर वर्ण जो कहलाता है ना, ये जो ऑप्शन नंबर डी ड है ना, वो पंचमाक्षर हो जाएगा। कैसे? तो याद करो आप लोगों को ना, जब पहले मैं पढ़ा था, क्लास लिया था, तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में ही आप लोगों को ये पढ़ाया था कि क च ट त प, मतलब स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया था ना कि क, उसके बाद च, उसके बाद ट, उसके बाद त और लास्ट वर्ण जो होगा वो प करके आप
आप लोगों को बताया था ना, क से क्या होगा, क ख ग घ अंगा हो जाएगा, है ना। उसके बाद च छ ज झ या हो जाएगा, है ना, आप लोगों को बताया था। उसके अलावा ट ठ ड ढ अड़ा हो जाएगा, है ना, तो ये अड़ा हो गया। उसके अलावा त थ द ध न, तो ये ना हो जाएगा। उसके बाद प फ ब भ और लास्ट में म, तो ये लास्ट के जितने भी वर्ण होंगे लास्ट वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको पंचमाक्षर बोला जाता है। बताया था ना आप लोगों को। और इसे ही नासिक के व्यंजन भी बोला जाता है, जिसका उच्चारण नाक से भी किया जाता है, और इसी को पंचमाक्षर बोला जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना। और इस पंचमाक्षर के अंतर्गत कौन आता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी ड जो है ना, वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। तो ये पंचमाक्षर हो जाएगा। और ये सारे के सारे वर्ण क्या कहलाता है, तो ये सारे के सारे जो वर्ण है ना, वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। सारे को रिवाइज करते हुए चलना है, भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को आप ध्यान से पढ़िए। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी ज। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी या इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन जो होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी या इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो य र और ल और व, ये चार जो वर्ण होंगे ना, ये चारों के चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होता है, जो जिह्वा, तालु और ओठों से ना परस्पर सटने से ना उच्चारित होता है। तो य र ल व, इसे ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को परिभाषा याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं, याद भी नहीं होगा तो केवल आप लोगों को उसका वर्ण जो है ना, ये चारों वर्ण याद होना चाहिए। एक बार अगर पूछूँ ना कि अंतस्थ कौन सा है, तो य र ल व, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर आप लोगों से पूछूँ ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है, तो श स श और हा हो जाएगा, ये चारों हो जाएगा, है ना। उसके अलावा द्विगुज पूछूँ तो डमरू ढक्कन, ऐसे याद होना चाहिए सारे के सारे, भूलना मत, आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए, और ये जो है ना, वो याद करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये जो श है वो किस में आएगा, तो वो आप लोगों का ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जो श है वो, तो ध्यान रखना है आप लोगों को इसको भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 89 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ट या ऑप्शन डी ह। अब भी जस्ट आप लोगों को बताया हूँ, तो भूलना नहीं आप लोग। क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी ह इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म जो व्यंजन होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी ह इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ऊष्म व्यंजन क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। ऊष्म व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिनका उच्चारण एक प्रकार से ना रगड़, घसड़ और संघर्ष से उत्पन्न होता है, तो उसे ना क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, उसके बाद फिर से श, और उसके बाद श, और उसके बाद ह। तो ये चारों के चारों जो वर्ण होगा ना, वो क्या होगा, तो वो ऊष्म व्यंजन होता है। एक बार अगर आप लोगों से पूछो ना कि ऊष्म व्यंजन क्या है, तो आपके माइंड में तुरंत ही ये चार वर्ण आने चाहिए। इस प्रकार से पढ़े रहो, ठीक है। तो आप लोगों को याद नहीं होगा, रट लो, याद करो, मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाहिए आप लोगों को याद, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो भी आप लोगों को कूट में पूछा जाएगा एग्जाम में, देखना सिंपल इस प्रकार से नहीं आएगा। मैं आप लोगों को भले ही सिंपल टाइप से क्वेश्चन ला के बता रहा हूँ, लेकिन अपना माइंडसेट इस प्रकार से रखना कि अगर कूट में भी पूछा जाए ना, तो आराम से बता पाओ। अगर आप लोगों से कूट में भी पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जा सकता है पता है, आप लोगों को दो वर्ण दे दिया जाएगा ऊष्म व्यंजन का, दो वर्ण दे दिया जाएगा अंतस्थ का, और चारों वर्ण को मिक्स कर दिया जाएगा, और एक प्रकार से लिखा जाएगा अंतस्थ के अलग अलग को लिखा जाएगा, और एक तरफ ही क्या है, वर्ण को लिखा जाएगा, और पूछा जाएगा कि इसको सही जोड़ी में मिलान करो। तो याद रहेगा तभी ना बता पाओगे जी, अदरवाइज कैसे करोगे। तो इसलिए आप लोगों की इसको रटो या याद करो, मुझे नहीं पता, लेकिन याद होना चाहिए आप लोगों को,
ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 89 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 90 को ध्यान से पढ़िए। संस्कृत में संघर्षी व्यंजन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कौन सा इसमें संघर्षी व्यंजन है आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी श, श और ह इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संस्कृत में संघर्षी व्यंजन है, तो संस्कृत में संघर्षी व्यंजन बोल लो या हिंदी में बोल लो, दोनों एक ही है जी, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो संस्कृत में जो संघर्षी व्यंजन होगा वो ऑप्शन नंबर डी स, श और ह इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब भी जस्ट आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में बताया ना कि संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है, तो संघर्षी जो व्यंजन होता है वो श हो जाता है, उसके अलावा श हो जाता है, उसके अलावा स हो जाता है और हा हो जाता है। ये चारों के चारों जो वर्ण है वो संघर्षी व्यंजन कहलाता है। और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण रगड़ घसड़ के कारण होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जिन वर्णों का उच्चारण का प्रयोग ना रगड़ घसड़ संघर्ष से उत्पन्न होता है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 92 को ध्यान से पढ़िए। यह संयुक्त व्यंजन माना जाता है, ऑप्शन ए ड, ऑप्शन बी म, ऑप्शन सी छ या ऑप्शन डी य। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी छ इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यहाँ संयुक्त व्यंजन माना जाता है, तो संयुक्त व्यंजन जो माना जाता है ना वो ऑप्शन नंबर सी छ इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यंजनों का जब ना एक साथ उसको मिलते हैं ना तो उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या? तो दो या दो से अधिक जब ना व्यंजन मिलकर ना कोई शब्द बनाते हैं या कोई वर्ण बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है? तो सबसे पहले देखो छा छतरी का हो जाएगा। वो वाला छा छतरी मत लेना जी, बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये वाला छा छतरी नहीं लेना है, ठीक है, ये नहीं होगा। सबसे पहले ये वाला छा छतरी का होगा, उसके अलावा त्रा त्रिशूल का होगा, ज्ञा ज्ञानी का हो जाएगा और स्रा श्रमिक का हो जाएगा। ये चार जो वर्ण है ना वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो इसे चाहो तो अभी नोट करके रख लो और 2 दिन बाद ना आप लोग एक बार पढ़ करके जरूर एग्जाम में जाइएगा। ये सारे जो आप लोगों को शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, जैसे अंतःस्था व्यंजन कौन सा है, उसके अलावा संघर्षी व्यंजन कौन सा है, उसके अलावा ये देखो संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है, उसके अलावा संयुक्त स्वर कौन सा है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को एक बार कम से कम पढ़ करके जाना है। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इस प्रकार से कूट में अगर प्रश्न पूछेगा तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्या करना है, ये सारे शॉर्ट शॉर्ट में जो किसे क्या कहते हैं, कौन से वर्णों को क्या कहा जाता है, याद करके जाना है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कौन होगा? तो ये चारों जो वर्ण है ना वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। छा छतरी का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और स्रा श्रमिक का। उसके अलावा एक और आता है संयुक्त स्वर आता है। क्या? तो एक और जो आता है वो संयुक्त स्वर आता है। संयुक्त स्वर में कौन सा होगा? तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और औ हो जाएगा, है ना। तो ये चारों के चारों क्या होगा? संयुक्त स्वर कहलाता है। तो इन चारों को भी नोट करके रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कौन सा है तो ए ओ औ को लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है तो छ छतरी का, त्रा त्रिशूल का, ज्ञा ज्ञानी का और स्रा श्रमिक का, इन चारों को लेना है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है इसे, ठीक है। और इसमें पूछा है संयुक्त व्यंजन तो कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को। मैं आप लोगों का ये जो क्लास है ना वो मैराथन के माध्यम से आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, रिविज़न करा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो चीज़ भूल गए होंगे, याद नहीं आ रहा होगा, वो आप लोगों को याद रहे। इसीलिए आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 98 को ध्यान से पढ़िए। द्विगुण व्यंजन है, ऑप्शन ए डमरू ढक्कन, ऑप्शन बी ग्यासरा, ऑप्शन सी ड ढ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए डमरू ढक्कन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द्विगुज व्यंजन है बोला है इसमें, तो द्विगुज जो व्यंजन होगा ना वो डमरू ढक्कन होगा। और देखो दोनों के दोनों सेम टू सेम आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। लेकिन ऑप्शन ए में देखो ना नीचे में क्या लगा है, बिंदु लगा हुआ है। तो बिंदु लगा हुआ जो वर्ण है ना वो ही इसमें करेक्ट होगा। बिना बिंदु वाला के आप लोगों को नहीं लेना है, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। द्विगुज व्यंजन क्या है? तो डमरू ढक्कन जो होगा ना वो द्विगुज व्यंजन कहलाता है।
उसके अलावा उत्प्रेक्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि द्विगुज व्यंजन या उत्प्रेक्षी व्यंजन एक्चुअल में होता क्या है। अगर इसके परिभाषा के बारे में अगर आपको बताऊं ना कि द्विगुज व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा के ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, उसको उसके तुरंत ना ऊपर नीचे गिरती है, तो उससे ना उत्प्रेक्षी व्यंजन या द्विगुज व्यंजन कहा जाता है। लेकिन आपको ना इसके परिभाषा को याद रखने का आवश्यकता नहीं, परिभाषा नहीं दिया जाएगा। आपको केवल ना द्विगुज व्यंजन किसे कहते हैं ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। केवल ये याद रखना है कि द्विगुज व्यंजन क्या है, तो डमरू और ढक्कन जो है वो द्विगुज व्यंजन कहलाता है। केवल इतना याद रखना है, एकदम इसके परिभाषा को रटने का आवश्यकता नहीं पूछा जाता है परिभाषा को। केवल क्या है द्विगुज व्यंजन, केवल ये आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है, बाकी और कुछ उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। त्रिजु का विलोम शब्द है। अब आप लोगों का ना नया टॉपिक विलोम से पूछा जा रहा है। तो त्रिजु का विलोम क्या होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए त्रितु, ऑप्शन बी मृदु, ऑप्शन सी वक्र या ऑप्शन डी अंधा। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी, त्रिजु का जो विलोम होगा ना वो वक्र इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसमें देखो त्रिजु लिखा है ना, तो त्रिजु का विलोम शब्द है, तो त्रिजु का विलोम शब्द जो होगा वो वक्र हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। आकर्षण शब्द के लिए विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन ए विकीर्ण, ऑप्शन बी अपकर्ष, ऑप्शन सी संकीर्ण या ऑप्शन डी विकर्षण। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी विकर्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आकर्षण शब्द के लिए विलोमार्थी शब्द है, तो आकर्षण शब्द का विलोमार्थी जो शब्द होगा वो विकर्षण करेक्ट हो जाएगा, है ना। आकर्षण मतलब क्या होता है, आकर्षण मतलब किसी के प्रति अट्रैक्ट होना, वो आपको आकर्षित करता है। उसी प्रकार से विकर्षण इसका विलोमार्थी हो जाएगा, उससे दूर होना, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा कम जूम कर दे रहा हूँ तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्दों का सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये देखो त्रास जो लिखा है ना, तो उसका विलोम आपको बताना है। ऑप्शन ए कष्ट, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी निर्भयता या ऑप्शन डी रत्न। तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी निर्भयता करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो ये जो विलोम शब्द जो दिया है ना, मतलब एक जो शब्द दिया है त्रास, तो त्रास का जो अपोजिट में आएगा ना वो निर्भयता, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये बताऊँ ना कि ये त्रास क्या होता है, तो त्रास का मतलब होता है डर होता है, भय होता है, कष्ट होता है या पीड़ा होता है, ठीक है। तो त्रास का जो मतलब होता है वो डर होता है। अब डर लगेगा कि किसी को, तो उसका उल्टा क्या होगा, निर्भयता, मतलब निडर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को अब ध्यान से पढ़िए। दिए गए शब्द के विपरार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो आपको ये जो शब्द दिया है ना ब्रह्मा, तो इसका विपरार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए जगत, ऑप्शन बी अज्ञान, ऑप्शन सी माया या ऑप्शन डी जीव। तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जीव इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, दिए गए शब्द के विपरार्थी शब्द का चयन कीजिए। विपरार्थी मतलब ये होता है उसका अपोजिट वर्ड आपको बनाना है। तो ये देखो ब्रह्म लिखा है ना, तो ब्रह्म का मतलब क्या होगा, उसमें जीव हो जाएगा, ठीक है, उसका विपरार्थी जो शब्द है वो। तो ध्यान रखना है आप लोगों को इसे। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों में से केवल एक ही सही है, पहचानिए। तो आपको ना ये दो, एक तरफ अशुद्ध शब्द दिया है और एक तरफ शुद्ध शब्द दिया है। तो देखो ऑप्शन ए दिया है आशीर्वाद का, आशीर्वाद दिया है, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी अनुगृहित और ऑप्शन डी असीम। ये चारों के चारों जो शब्द है ना, तो एक तरफ ये अशुद्ध शब्द लिखा है और दूसरे तरफ ये शुद्ध शब्द लिखा है। इसमें केवल एक ही इसमें जो शब्द होगा ना वो अशुद्ध होगा, और दूसरे तरफ केवल एक ही शब्द ऐसा होगा इस लाइन में जो शुद्ध होगा। तो उसे आप लोगों को छांट करके बताना है इन चारों ऑप्शन में। और इसी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाला है, तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो बताओ क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो ध्यान से, इसमें बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा एक ही जोड़ा है जो सही है, ये बोला है और पहचानने के लिए बोला है। तो एक तरफ अशुद्ध दिया और दूसरे तरफ शुद्ध होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी को देखोगे ना, तो देखो इसमें पूजनीय लिखा है ना, तो ये जो पूजनीय लिखा है ना वो पहला बात इस तरफ का अशुद्ध होगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध बोला है। तो ये बी वाला पहला वाला अशुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध जो शब्द होगा ना, यहाँ पर देखो पूजनीय बोला है, तो पूजनीय नहीं होता है जी, पूजनीय होता है। तो यही केवल इसमें करेक्ट शब्द हो जाएगा। उसके अलावा बाकी ऑप्शन को अगर आप लोग देखोगे ना, तो देखो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है वो, तो ये आशीर्वाद, ये सही शब्द लिखा है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, मतलब ए वाला, वो शुद्ध रूप है, जबकि यहाँ ऊपर में अशुद्ध बोला है। तो यहाँ ऊपर में अशुद्ध होना चाहिए पहली बात। इसके वजह से क्या किया गया, इसको अशुद्ध ले लिया गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ पर अशुद्ध को लिख दिया गया है, जबकि यहाँ शुद्ध होना चाहिए। तो ये ए वाला गलत हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी कैसे गलत है ये जान लो। इसमें लिखा है अनुग्रहित, तो अनुग्रहित जो है ना वो एक अशुद्ध शब्द है ये वाला, और ये वाला जो है ना वो भी अशुद्ध है, इसमें शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध क्या होगा? तो देखो ये जो अनुग्रहित है ना, तो वो अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है। यहाँ पर क्या होगा, रारेफ वाली रा होता है, ठीक है। तो अनुगृहित जो होगा ना वो इसमें सही होता है, ऐसे वाला। तो इसीलिए सी भी इसमें गलत हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी को देख लो, आशीष लिखा है, तो आशीष नहीं होगा जी, आशीष ये जो लिखा है ना वो भी सही नहीं होगा, दोनों के दोनों ही गलत है। तो आशीष कैसे होता है? तो आशीष जो होता है ना वो आ हो गया। उसके अलावा शक्कर वाली शाह जो होता है ना वो होता है, आप लोगों को पता होगा, आप जानते भी होंगे इसके बारे में, है ना। तो ये इसमें करेक्ट होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो आशीष आप लोगों को याद रखना है, ये वाला जो होगा ना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि आशीष लिखो ना तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये आशी और सा, ये इसमें करेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी केवल इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, अब फटाफट अंदाज में थोड़े से। चलिए प्रश्न क्रमांक 90 को अब ध्यान से पढ़िए। शुद्ध शब्द युग्म को चिन्हांकित कीजिए। मतलब आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शुद्ध शब्द है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कौन सा होगा, आप लोग खुद से आराम से पढ़िए चारों ऑप्शन को और बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को इसका भी आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभिभाषक और अभिभाषिक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शुद्ध शब्द युग्म को चिन्हांकित कीजिए। जो शुद्ध शब्द युग्म होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिभाषक और अभिभाषिक जो है ना वो शुद्ध है, ये वाला शब्द जो है वो। बाकी को देखोगे तो किसी न किसी प्रकार से गलत ही है सारे ऑप्शन में। देखो अभाभाषक इसमें लिखा तो ये गलत हो जाएगा, अभिभाषक लिखा ये ठीक है, लेकिन ये देखो इसमें गलत हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें बड़ी की मात्रा है ना जी, भी में, तो ये गलत हो जाएगा ये पूरा के पूरा। सी को भी देखोगे, देखो इसमें बड़ी की मात्रा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अभिभाषक और अभिभाषिक का जो शुद्ध रूप होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 91 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन शुद्ध लिखा हुआ है, ये बताना है वो आप लोगों को। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कामयानी या ऑप्शन सी कामायनी या ऑप्शन डी कामायनी। तो आपको बताना है इन शब्दों में से सबसे शुद्ध कौन सा है, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए कामायनी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो जो शुद्ध विकल्प होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो विकल्प है ना कामायनी, तो ये शुद्ध रूप है। बाकी को देखोगे तो ये गलत हो जाएगा। देखो कामायनी लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से कामयानी लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा कामयनी लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल जो शुद्ध रूप होगा ना वो कामायनी होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना। और ये जो कामायनी है ना वो एक प्रकार के महाकाव्य है हिंदी साहित्य का, और इसका जो रचयिता है वो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कामायनी के बारे में, ठीक है। और अक्सर जो होते हैं ना कई लोग ना ऑप्शन नंबर बी को ले लेते हैं, तो ध्यान रखना बी नहीं होगा, ठीक है। ये अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध जो है वो केवल ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका शुद्ध रूप है। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब आप लोगों के लिए ना एक कूट वाली प्रश्न है, तो ध्यान
ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्य के लिए एक शुद्ध होगा। तो कौन सा शुद्ध होगा आपको ये बताना है। ए निर्लेप, ऑप्शन बी अलिप्त, ऑप्शन सी निर्लिप्त या ऑप्शन डी सूकर। ऑप्शन ए एवं बी, ऑप्शन बी ए बी एवं सी, ऑप्शन सी बी सी एवं डी या ऑप्शन डी ए बी एवं सी डी। तो प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी सी एवं डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मान के चलो अगर आप लोगों को किसी से भी लगाव ना हो तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो उसे एक शब्द में अलिप्त बोल सकते हैं। जो किसी में लिप्त ना हो, किसी में लगाव ना हो या किसी से लगाव ना हो तो वो अलिप्त हो जाएगा। उसके अलावा निर्लिप्त हो जाएगा, जो किसी में लिप्त ना हो, किसी कार्य में ना हो, है ना, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा सूकर भी कहा जाता है। ठीक है, सूकर का भी मतलब होता है जो किसी से ना लगाव ना हो। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत का हिंदी रूप, ऑप्शन बी संस्कृत का अरबी रूप, ऑप्शन सी आंचलिक शब्दावली का रूप या ऑप्शन डी मिश्रित शब्द रूप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हिंदी का संस्कृत रूप करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव जो शब्द कहते हैं वो संस्कृत का हिंदी रूप को ही ना कहते हैं जी। आप लोगों को जब तत्सम और तद्भव का जो आप लोगों का टॉपिक पढ़ा था उसमें आप लोगों को समझाया था ना कि आज तत्सम किसे कहते हैं। तो आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मान के चलो ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है, मान के चलो ये संस्कृत भाषा है और उस संस्कृत भाषा में एक जो वर्ड है वो वत्स हो जाएगा। क्या? तो वत्स एक भाषा है ये संस्कृत में। अगर मैं ना ये जो वत्स लिखा हुआ संस्कृत भाषा का है ना डायरेक्ट इसको ना हिंदी भाषा में अगर यूज़ करूँ, वत्स का वत्स ही लिख करके अगर यूज़ करूँ ना तो वो तत्सम शब्द कहलाता है। लेकिन अगर इसके रूप को बदल दूँ, अर्थात संस्कृत भाषा के जो शब्द है ना ये वत्स, इसको अगर मैं ना इसके रूप को बदल दूँ और इसके रूप को बदल करके वत्स को अगर मैं बच्चा लिख दूँ तो ये क्या होगा? इसका हिंदी रूप हो जाएगा। और अगर मैं वत्स को ना बदल करके इसके रूप को बदल करके हिंदी में लिखता हूँ तो वो तद्भव कहलाएगा। सेम टू सेम इसमें भी कहा गया है। देखो तद्भव शब्द रूप किसे कहते हैं? संस्कृत का हिंदी रूप। तो देखो संस्कृत का ये जो शब्द है वत्स, इसका अगर कहीं मैं हिंदी रूप निकालूं तो हिंदी में इसको बच्चा बोला जाता है और बच्चा को मैं अगर हिंदी में प्रयोग करूँ ना तो वो क्या कहलाएगा? तद्भव रूप कहलाएगा। लेकिन संस्कृत का ये जो वत्स है ना उसको उठा करके हूबहू अगर मैं हिंदी में भी वत्स ही लिखता हूँ तो वो तत्सम कहलाता है। तो इन दोनों के अंतर को आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। हो सके आप लोगों से तद्भव ना पूछ करके तत्सम को पूछ दे तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आपको बताना है इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए अस्पताल, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी कर्म या ऑप्शन डी आलू। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी कर्म इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी कर्म जो है ना वो तत्सम हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो उसका जो तरीका है ना, अगर आप लोगों को पता चले कोई वर्ण में ना या वर्ड में ना रारेफ वाली रा है या छा छतरी का है या त्रा त्रिशूल का है या स्रा श्रमिक का है ना, और उसके अलावा अगर कोई और वर्ड होना तो ये सारी के सारी जो वर्ड होगा वो क्या होगा? वो तत्सम के अंतर्गत आता है, मतलब संस्कृत का रूप होता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। रारेफ वाली रा है ना इसीलिए संस्कृत का हो जाएगा और संस्कृत का शब्द हो जाएगा ये कर्म जो है वो, ठीक है। अगर इसका तद्भव पूछते तो कर्म का क्या होता है? कर्म का काम हो जाता है जो हिंदी रूप होता है वो। अगर काम को पूछे तो वो तद्भव रूप है, लेकिन कर्म पूछा है तो वो क्या है? तत्सम रूप है। तो ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जितने
जितने ऑप्शन है ना वो सारे के सारे तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आप लोगों के लिए कूट वाली प्रश्न है, तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 70 को ध्यान से पढ़िए। सूची 1 में 4 संज्ञा शब्द एवं सूची 2 में संबंधित संज्ञा के प्रकार दिए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ो एक करके। कक्ष, दूसरा दिया है कक्षा, तीसरा दिया है सजावट और चौथा दिया है महाभारत। उसी प्रकार से देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा और चौथा समूहवाचक संज्ञा। कूट करके दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। और अभी के डेट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको मैं ना संज्ञा क्या होता है, संज्ञा को पहचानना कैसे, आपको समझा दिया हूँ। तो गलती आप लोगों को नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्न, और इसीलिए आप लोगों को सरल तरीके से समझाया हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को ना विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। सूची 1 तरफ इसमें क्या दिया है, शब्द दिया है अलग अलग, और सूची 2 में उसका संज्ञा दिया है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं सूची 1 से सूची 2 को। सबसे पहला देखो कक्ष, तो कक्ष किसके अंतर्गत आएगा, तो कक्ष जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कैसे, तो अगर मान के चलो मैं कक्ष बोलता हूँ तो कक्ष से आप लोगों को क्या पता चलता है, कक्ष की संपूर्ण जाति के बारे में पता चल रहा ना। स्कूल में भी कक्ष होता है, घर में भी अलग से एक हॉल बना होता है, रूम बना, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कक्ष। किसी प्रकार के ऑफिस में भी होता है कक्ष। क्या किसी एक चीज को बता रहा है क्या ये जो कक्ष है वो, नहीं, कक्ष की संपूर्ण जाति को बता रहा है। कक्ष कई होते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार से बी को देखो कक्षा, कक्षा का क्या होगा, तो कक्षा जो होगा ना वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। कक्षा कहने से आपको क्या पता चलता है जी, कक्षा कहने से कक्षा की संपूर्ण जो समूह है ना उसके बारे में पता चलता है। जैसे एक स्कूल में पूरी तरह से कितने कक्षा होते हैं, अलग अलग 4, 5, 6 कहीं अलग अलग होता है ना, समूह में होता है ना। मान के चलो कोई ऑफिस होगा तो वहाँ भी कितने कक्षा होगा, अलग अलग कक्षा होता है। खासतौर से ऑफिस का छोड़ो जी, अलग अलग जो स्कूल होता है, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, हमेशा समूह में रहता है ना। मान के चलो अगर मैं बोलूँ आप लोगों को हायर सेकेंडरी, ठीक है, 9वीं से लेकर के 12वीं तक की, तो वहाँ कितने कक्षा होते हैं, समूह में होता है ना। कोई एक कक्षा के डबल डबल उसमें आप लोगों को सेक्शन देखने को मिलेगा, है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी करके। तो एक आप हायर सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे तो कहीं 4, 5, 6, 7, 8 अलग अलग कक्षा देखने को मिलता है ना। तो वो हमेशा समूह में रहता है कि नहीं, वो स्कूल का जो कक्षा है होता है वो, तो इसीलिए ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा सी को देखो सजावट, सजावट जो होगा ना वो भाववाचक संज्ञा आएगा। अगर मैं बोलता हूँ सजावट, तो सजावट किसी प्रकार के भाव को दर्शा रहा है ना जी। आप अपने घर के कक्ष को दर्शा रहे हो या किसी प्रकार से और सजावट कर रहे हो, आप अपना मॉडल बना रहे हो उसमें सजावट कर रहे हो, तो सजावट जो है वो भाव को दर्शा रहा है ना, आपके अंदर जो इमोशन है उसे दर्शा रहा है ना, तो इसीलिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा और इसमें डी दिया है महाभारत, तो महाभारत जो है ना वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसे, तो अगर मैं महाभारत बोलता हूँ तो आपको क्या पता चलता है कि कौरवों और पांडवों के बीच जो महाभारत युद्ध हुआ था ना, तो केवल उसके बारे में पता चल रहा है ना। तो आप लोगों को बताया था ना व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे आप लोगों को ये पता चले कि संसार में केवल वो एक ही है, एक ही चीज़ को अगर इंडिकेट करे। जैसे महाभारत बोला तो महाभारत दुनिया में एक ही बार हुआ है ना जी, एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं ना, कौरव पांडव का युद्ध को लेकर के, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उस शब्द से अगर आप लोगों को ये पता चले, किसी प्रकार की इमोशन का पता चले ना, जैसे सुख दुख सजावट अजावट, जिसी प्रकार के अगर इमोशन का पता चले तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा जातिवाचक संज्ञा उसे बोलेंगे जिससे किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, तो उसे जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को बोलेंगे जिससे किसी ना एक खास तरह के समूह के बारे में पता चले, मतलब हमेशा उस वस्तु के बारे में पता चले जो समूह में रहता हो। जैसे क्या होगा, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, जैसे और बोल लो विद्यार्थियाँ बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है इन तमाम चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं
इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 77 को ध्यान से पढ़िए, सही जोड़ियाँ बनाइए। सूची 1 करके और सूची 2 करके इसमें दिया है। सूची 1 में संज्ञा, बी दिया है सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया। उसके अलावा सूची 2 में एक दिया है राम कृष्ण दिल्ली, दूसरा दिया है वह पढ़ रहा है, तीसरा दिया है मैं तुम उसका, और चौथा दिया है सुंदर है, लंबा है, डरावना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले ए करके दिया है संज्ञा, तो संज्ञा जो होगा ना वो क्या होगा? तो वो राम कृष्ण और दिल्ली जो है वो संज्ञा इसमें आ जाएगा। कैसे? तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखो संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव का बोध कराए ना, तो उसे हम लोग संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है ना, कृष्ण किसी व्यक्ति का नाम है और दिल्ली किसी स्थान का नाम है, तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो वो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा। तो इन पांचों संज्ञा को आप लोगों को याद रखना है। बी करके दिया है दूसरा, देखो सर्वनाम। तो सर्वनाम किस में आएगा? तो सर्वनाम जो होगा वो मैं तुम उसका जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होगा ना तो उसे सर्वनाम कहते हैं। कैसे? तो मान के चलो ना, पुनरुक्ति को इसमें कम करने के लिए, मतलब ना अगर मैं आपका बार बार नाम लेता हूँ, जैसे आपका नाम है राहुल, राहुल तुम ये करो, राहुल तुम वो करो, राहुल तुम यहाँ जाओ, राहुल तुम वहाँ जाओ, तो ऐसे बार बार तुम्हारा नाम लेने की बजाय मैं क्या करूँगा? तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, उसका तुम ये करो, तुम वो करो। तो मैं अगर इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करूँगा ना तो वो सर्वनाम कहलाता है। जिससे क्या होता है? जिससे ना बार बार पुनरुक्ति होता है ना किसी शब्द का, तो उससे बचा जाता है। और ये संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा सी देखो विशेषण। तो विशेषण जो होगा ना वो क्या होगा? तो वो सुंदर है, लंबा है और डरावना है। तो विशेषण किसे कहते हैं ये आप लोग जान लो। विशेषण उस शब्द को कहते हैं जिससे ना किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी चीज़ की विशेषता को जो बतलाए ना, तो उसे विशेषण कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा डी करके दिया है क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? वह पढ़ रहा है, तो वह पढ़ जो रहा है ना वो क्रिया है। मतलब ना उस शब्द से आप लोगों को ना किसी कार्य के होने के बारे में पता चले ना, तो उसे क्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वर्ब भी बोला जाता है ना। जी हाँ, है ना। तो आप लोगों को पता होगा क्रिया किसे कहेंगे? जब कोई कार्य चल रहा हो या होने का पता चले ना, तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। और आप लोगों का ना ये जो क्लास हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को ना सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है, एक थ्योरी क्लास ला दूंगा। उसमें आप लोगों को इन तीनों को समझा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से इस पर समझ बन जाए। ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो इसको भी ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को अब ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी मर्म, ऑप्शन सी मुंह या ऑप्शन डी प्रलाप। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मुंह इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो तद्भव शब्द जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मुंह इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ध्यानपूर्वक आप लोग अगर देखोगे ना तो इसमें तद्भव शब्द बोला है। और तद्भव किसे कहते हैं? तो देखो तत्सम अर्थात संस्कृत के जो शब्द होंगे ना उसका जो रूप बदल कर अगर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब ना संस्कृत के शब्द को बदल करके ना जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसे तद्भव कहते हैं। तो मुंह जो होगा ना वो तद्भव रूप हो जाएगा। ठीक है। और हिंदी तत्सम रूप इसका क्या होगा? मुंह का। तो मुंह का जो तत्सम रूप होगा ना वो मुख हो जाता है। क्या? तो मुख जो होगा ना वो तत्सम रूप हो जाएगा, लेकिन मुंह बोला है ना तो इसमें तद्भव रूप हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए बैंक। बैंक जो है ना वो इटालियन भाषा का शब्द है, तो ये आप लोगों को याद रखना। और ये जो रहेगा ना ये ऑप्शन बी मर्म और ऑप्शन सी प्रलाप, तो ये दोनों के दोनों तत्सम शब्द है। ठीक है। और
बैंक जो है वो इटालियन शब्द है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वो तद्भव रूप हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 128 को आप ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो गलत जो है ना उसको आप लोगों को बताना है। ए देखो कोण कौन, बी करके दिया है पूर्ण पूरा, सी दिया है क्षीर खीर, और डी दिया है अंतरक्षक अंगरखा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा युग्म गलत है। तो प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर एक कोण का कौन जो इसमें लिखा है ना वो इसमें गलत हो जाएगा। कैसे, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है बोला है, तो गलत जो युग्म है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोण का कौन नहीं होता है, ये जो कोण दिया है ना वो तत्सम रूप हो जाएगा, ठीक है, मतलब संस्कृत के तत्सम शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर कौन दिया है ना, तो कोण का जो तद्भव रूप होता है वो कौन नहीं होता है। और क्या होता है, तो कोण का जो तद्भव रूप होता है ना वो कौन होता है, क्या, तो कोना होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कोण नहीं होता है कोना होता है, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कोण का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा, कोना हो जाएगा, और ये जो कोण है वो संस्कृत के तत्सम रूप हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो युग्म है ना वो गलत हो जाएगा। बाकी पूर्ण का पूरा होता है, क्षीर का खीर होता है, अंगरक्षक का अंगरखा होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इस तरफ जो शब्द है ना वो तत्सम शब्द है और इस तरफ जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, ठीक है, तो गलत जो युग्म होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अभी, ऑप्शन सी अप या ऑप्शन डी अधि। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी अभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग जो होता है ना वो किसी शब्द के पहले लगने वाले जो वर्ण होता है ना तो उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो ये जो शब्द है अभ्युदय, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अभी उपसर्ग लगा है। कैसे, तो आपको बताया था ना मैंने जब आप लोगों को उपसर्ग पढ़ा था उस समय कि कोई भी अगर शब्द होगा ना उसके बाद अगर आधा अगर की शब्द वर्ण होगा ना तो उसको क्या लेना है, आधा को पूरा भी में लेना है, ठीक है। जैसे अब भी दिया है ना तो इसमें क्या लिखा है, अभ्युदय लिखा है, आधा भ है तो उसको भी बनाना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा और इसको आधा भ है उसको पूरा छोटी मात्रा करके भी ले लेना है तो अभ्युदय हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना अभी हो जाएगा जो उपसर्ग होगा वो। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए एक आप लोगों के लिए अंतिम प्रश्न फिर से कोट में है, इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यान से पढ़िए। संज्ञा के संबंध में सही कथनों वाले विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना है संज्ञा के में ना कौन से कथन इसमें सही होगा, आपको ये बताना होगा। 4 कथन दिया है। पहला को पढ़िए, जब भी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। दूसरा, हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है। तीसरा, यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो और उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया के रूप में प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा। और चौथा, लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों के रूपांतरण होते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी केवल 3 एवं 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 एवं 4 या ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4। तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी केवल 1, 2 और 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो क्या बोला है प्रश्न में, संज्ञा के संबंध में सही कथनों वाले विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो करेक्ट होगा पहला हो जाएगा, जब भी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा करेक्ट हो जाएगा, हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान होते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा चौथा करेक्ट हो जाएगा, लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों में रूपांतरण होते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को देखो, यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो उनमें लिंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया के रूप में संज्ञा में लिंग के अनुसार बदलता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्रिया के रूप में लिंग के अनुसार नहीं बदलता जब लिंग भिन्न भिन्न हो तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को रिविजन क्लास में केवल इतना ही
पढ़ना था। इसके बाद आप लोगों को ना एक और क्लास में ला दूंगा जिसमें आप लोगों को ना क्या पढ़ाऊंगा, सर्वनाम पढ़ा दूंगा, क्रिया पढ़ा दूंगा और विशेषण पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो एक थ्योरी क्लास ला दूंगा जिसमें आप लोगों को तीनों को सरल तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को ना हो सके तो आज ही रात को देखने को मिल जाए वो क्लास जो है वो, तो ध्यान से उसको भी पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दिलाइएगा।